हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 13 तारीख को होना है। उसके लिए हमने आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट स्टार्ट किए हैं, जिसमें फर्स्ट लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया गया था। उसका डिटेल्ड एनालिसिस एंड मैथ सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, स्पेशली मैथ सेक्शन में है वो लेटेस्ट पैटर्न पे भी बेस्ड होंगे, और साथ के साथ आप जब एग्जाम देंगे तो यू विल फाइंड मैनी क्वेश्चंस ऑफ द सिमिलर वे, और एग्जाम में आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेंगे और अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन आप दे पाएंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट आप लगाएंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी, और मुझे नहीं लगता ऐसे इस लेवल के टेस्ट आपको कहीं और मिलेंगे भी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। तो काफी मेहनत करके हम टेस्ट बना रहे हैं आप लोगों के लिए। पहली बार एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए थे हमने, तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसलिए हमने हिम्मत करके एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी आपके बनाए। और अभी काफी बच्चों की क्वेरीज, सीजीएल मेंस आपने डिले कर दिया एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, तो सीजीएल मेंस के भी लाइव टेस्ट कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे। मैं एक डिटेल्ड वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे लाइव टेस्ट होंगे, कौन से फ्री टेस्ट होंगे, कौन से पेड, सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कोर्सेज पे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में इस मॉक का एनटीपीसी सीबीटी 2 लाइव मॉक 1 का एनालिसिस करेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। एक मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी, ये आप देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी, और बाकी एनटीपीसी सीबीटी 2 प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मैंने इस प्लेलिस्ट में करा रखे हैं। उसके अलावा जो बेस्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट एग्जाम्स के, वो अलग प्लेलिस्ट में करा रखे हैं, और आरबी के अलग अलग टेस्ट सीरीज आपको पता है। इसके अंदर ये वाली टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें जो लाइव टेस्ट होता है वो सबके लिए फ्री रहता है, लेकिन जो पेड टेस्ट यूजर होते हैं वो लाइव टेस्ट को किसी भी अपने टाइम से भी दे सकते हैं। तो इसमें एक तो ये है। बाकी हमने जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे मैथ्स के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उन्हें टेस्ट फॉर्म में अलग से डाल दिया है, जो एग्जाम्स हुए हैं, और रीजनिंग के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उन्हें अलग फोल्डर में डाल दिया है। इसके अंदर 2-4 टेस्ट और ऐड कर देंगे, तो ये टॉप क्वेश्चंस है, तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जो भी क्रक्स है लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन तो मैंने आपको यहाँ पे अलग से करवा ही रखा है इनका, और इनका आपको साथ के साथ टेस्ट फॉर्म में अगर आपको देने हैं विद सॉल्यूशन, वो यहाँ पे भी अवेलेबल है टेस्ट सीरीज के अंदर, अगर आपने परचेज की है। ठीक है, तो 10 टेस्ट आएंगे इसमें सीबीटी 2 के। उसके अलावा जो बेस्ट क्वेश्चंस है वो अलग है ही, तो जिसे परचेज करनी है वो कर भी सकता है। लाइव टेस्ट की फॉर्म में 3 से 4 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। जो सेकंड लाइव टेस्ट होगा वो वेडनेसडे को अवेलेबल करा दिया जाएगा। फर्स्ट लाइव टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, तो इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इसे लगभग यहाँ पे 9000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने दिया है, और ये एक अच्छा नंबर है। और अगर आप सभी लोग अगर पसंद आ रहे हैं टेस्ट, तो आप बाकी लोगों को भी रिकमेंड करें, जिससे कि ज्यादा लोग देंगे तो आप और अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे। स्टिल इट्स अ वेरी गुड नंबर टू नो। ठीक है, इसमें जो एवरेज स्कोर लोगों का रहा है वो 61.59 मार्क्स रहा है। ओवरऑल पेपर का लेवल अच्छा था। इसमें टोटल आप देखेंगे यहाँ पे 110 या उससे ज्यादा स्कोर करने वाले 120 में 4 एस्पिरेंट्स थे। ठीक है, कुछ लोग चीटिंग भी कर लेते हैं 2-4, तो टॉप 10-15 पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ऊपर के स्कोर पे ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन ओवरऑल इतना ज्यादा नंबर भी नहीं होता कि उससे कुछ रैंक में ज्यादा फर्क पड़े। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पे 80 से ज्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स आपको यहाँ पे 1253 दिख रहे हैं, तो मान के चलिए एक्चुअली में 1200 प्लस कैंडिडेट्स ऐसे हैं ही हैं जिन्होंने इससे ज्यादा स्कोर किया है। ठीक है, तो ऐसे 70 या 70 से ज्यादा स्कोर करने वाले हमारे पास यहाँ पे 83581 कैंडिडेट्स हैं। कुछ इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे यहाँ पे बिल्कुल लोअर लिमिट तक आप देख सकते हैं कितना कितना रहा। एवरेज स्कोर भी दिख रहा है आपको यहाँ पे। मीडियन स्कोर का मतलब 50% लोग 66 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। अगर आप मीडियन पे या मीडियन से कम स्कोर कर रहे हो तो आपके लिए दिक्कत है। ठीक, परसेंटाइल आप देख सकते हैं कितने मार्क्स पे कितनी कितनी परसेंटाइल आपकी यहाँ पे बनेगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करें तो जीके सेक्शन में लोगों का स्कोर कुछ इस तरीके से है, जिसमें आप देखेंगे 30 या 30 से ज्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ 643 कैंडिडेट्स हैं। 20 या 20 से ज्यादा स्कोर करने वाले यहाँ पे 4311। एवरेज स्कोर 18 है, मीडियन स्कोर 19 है। जीके का लेवल ओवरऑल आपका मॉडरेट साइड रहा है। ये कोई ज्यादा मुश्किल जीके इसके अंदर नहीं पूछी गई थी, और जो मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर माना जाएगा जीके का इस पर्टिकुलर टेस्ट में, इट विल बी समवेयर अराउंड 28-27। अगर आपने स्कोर कर लिया तो दैट्स अ गुड स्कोर। उसके अलावा मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स पे सभी लोगों का आप यहाँ पे परसेंटाइल देख सकते हैं, स्कोर देख सकते हैं। 20 प्लस 5000 लोगों ने कर दिया। 27 प्लस सिर्फ 1471 कैंडिडेट्स रह गए। ठीक है, जो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से मैथ्स के लिए वो 27 है। एवरेज स्कोर 19, मीडियन स्कोर 20.5। तो मैथ्स के क्वेश्चंस तो मैं भी सारे आपको कराऊंगा। और रीजनिंग में एवरेज स्कोर 24 के आसपास जा रहा है आपका, मीडियन स्कोर 26.5 तक। तो ओवरऑल
मैथ्स का लेवल हम कह सकते हैं मॉडरेट प्लस या मॉडरेट, रीजनिंग का लेवल भी मॉडरेट की साइड ही आएगा, मुश्किल नहीं था। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के कितने कितने मार्क्स आए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितने कितने ज्यादा। ठीक है, जो अच्छा स्कोर माना जाएगा रीजनिंग में, डेट विल बी अराउंड समवेयर 31 मार्क्स। जो सेफ स्कोर ओवरऑल निकल के आएगा अनरिजर्व कैटेगरी से, इट मे बी समवेयर अराउंड 82। इसमें क्या होगा, जैसे आपको पता है रेलवे में पोस्ट वाइज भी आपकी कट ऑफ अलग निकलेगी, जोन वाइज भी अलग निकलेगी। तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, सारे जोन्स को मिला लें, सारे पोस्ट कोड्स को मिला लें, तो हमारे पास यहाँ पे जो कट ऑफ होगी वो लगभग 80 डिफरेंट काइंड ऑफ कट ऑफ हो सकती हैं। तो 82 अगर आप देख रहे हैं तो ये तो फिक्स कट ऑफ नहीं है। तो जनरली चांसेस है डिपेंडिंग अपॉन आपके जोन में कितना कंपटीशन है, तो ये हो सकता है 76, 77 मे बी कुछ जोन में इस मौके में सेफ माना जाए, और कुछ जोन में हो सकता है आपको 85, 86 भी लाना पड़े टू गेट अ जॉब। ठीक है, तो ±5 एक आइडिया से रख लेना, मतलब इतना तो आप बेस लाइन लेके चलिए सेफ रहने के लिए। तो ये सभी ओबीसी का 78, ईडब्ल्यूएस का 77, एससी का 72 और एसटी कैटेगरी का 69 होगा। ठीक है, जिन लोगों ने ये मॉक बाई चांस मिस हो गया है तो वो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की टेस्ट सीरीज लेके मॉक 1 को भी अभी दे सकते हैं। बाकी मॉक 2 और 3 ऑलरेडी अवेलेबल है पेड टेस्ट सीरीज यूजर्स के लिए। आज शायद 4 भी डल जाएगा, और उसके लगभग हमने 6 तारीख तक रखा है कि 6 तारीख तक टोटल 10 के 10 मॉक आप लोगों को हम एनटीपीसी के प्रोवाइड कर देंगे सीबीटी 2 के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता ही है। और जो एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीएल 2026 टीयर 1 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक नया टारगेट ग्रुप स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2026 से। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं अलग लेके आऊंगा, जिसके अंदर क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, क्या क्या क्लासेस होंगी, सारी चीजें। और अगर आपने आरबी की कॉम्बो टेस्ट सीरीज ली है जिसके अंदर सारे टेस्ट इंक्लूडेड रहते हैं, तो इसके साथ भी एक सीजीएल टीयर 2 के लिए टारगेट ग्रुप स्टार्ट होगा। उसमें सारी टारगेट सीरीज भी मिलेगी, मेरा एक टारगेट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं आपको गाइड भी करूंगा कि कौन कौन से टेस्ट आपको कैसे देना है, रिवीजन प्लान, वो सारी चीजें चलेंगी। तो एक जिन लोगों की तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है वो कॉम्बो टेस्ट सीरीज के साथ जा सकते हैं। जिन लोगों की तैयारी में थोड़ी कमी है, जिन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिन्हें लगता है कि हाँ हमें कंसेप्ट और सीखना है, हमें तैयारी को अपना फुल स्ट्रॉन्ग करना है, अभी इतना फील नहीं कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग तैयारी, तो वो ऑफिसर बैच के साथ जा सकते हैं सीजीएल टीयर 2 को टारगेट करते हुए। अलग अलग वैलिडिटी प्लान है दैट यू कैन ऑप्ट। चलिए अब एक एक करके मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सबसे पहले कहता है कि सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 5 टाइम्स है सम ऑफ ऑल इट्स एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे पॉलीगन में। अब देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होता है मेरे पास n-2 इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, ये किसके बराबर है, 5 गुना है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल का सम एक पॉलीगन में क्या होता है 360 डिग्री, इसका 5 गुना होगा। तो यहां से सोल्व करके हम n का मान निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है कि आप ये भी कह सकते थे भाई मेरे पास इंटीरियर एंगल मान लो i है, तो ये किसके बराबर एक्सटीरियर एंगल 5e के बराबर हो जाएगा। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके i की जगह 5 भी रखोगे तो एक्सटीरियर एंगल आपको 30 मिल जाएगा, और यहां से आप इंटीरियर एंगल को 150 निकाल सकते हैं। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आपको एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, फिर आप नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल जो हमारा होता है 30 करोगे तो आपको नंबर ऑफ साइड्स 12 मिल जाएगी। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें डायरेक्टली आपको n मिल जाएगा। आप देखेंगे यहां से अगर मैं काटूंगा तो ये 2 हो जाएगा, और 5 into 2 10 प्लस 2 नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास कितनी आ गई 12 आ गई। डायगोनल्स कितने होते हैं अगर हमारे पास साइड्स है ना, उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास n इंटू में n-3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 12 - 3 दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 2। यहां से काटेंगे 6 और 6 9 जो होता है 54। क्लियर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 54। साथ के साथ किया जा सकता है। देखो जो छोटा क्वेश्चन है ना 2 लाइन का, साथ के साथ करते हुए चलो। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि दो पॉजिटिव सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आपको बताना है जो 120 से छोटे हैं। 2 रिमाइंडर देते हैं जब 5 से डिवाइड करते हैं, और 3 रिमाइंडर देते हैं जब 7 से डिवाइड करते हैं। सिर्फ 25% लोग कर पाए। कुछ लोगों को क्वेश्चन नया लग रहा होगा तो वो स्किप करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुश्किल नहीं है, इसका कंसेप्ट सीख लो, काम आएगा आपके। देखो मेरे पास क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही पढ़ते हैं। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि भाई मेरा नंबर जो है वो क्या होगा 120 से छोटा होना चाहिए। अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 आए, तो आप कौन सा नंबर होगा जो 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 देगा। आप कहेंगे सर फॉर्म बनेगी 5q1
+2, ये कोशेंट हो गया, डिवाइजर रिमाइंडर। आप क्यू का मान कुछ भी रख सकते हो, आप 0 से स्टार्ट कर लो या 1 से, आपके ऊपर है। अगर मैं 0 से भी करता हूं तो पहला नंबर हो गया मेरे पास 0 + 2 2, फिर हो गया 7, फिर हो गया मेरे पास 12, क्या इस तरीके का सीक्वेंस चलेगा, 17 और कुछ इस तरीके से। अब एक सीरीज तो मैंने लिख ली, दूसरी सीरीज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली करेंगे। अब कहता है कि इससे तो निकाल लिया हमने कि ये सीरीज चल सकती है। अब 7 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो इसमें ढूंढ लो भाई पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 दे दे। ये 2 देगा, ये 0 देगा, ये मेरे पास 5 देगा और ये देगा 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 14 + 3 है ना 17, तो 3 रिमाइंडर दे देगा, ये तो कट जाएगा 7 से। तो पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 3 दे रहा है, 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 2 दे रहा है, पहला नंबर मिल गया। अब आगे के नंबर निकालने की भाई मेहनत नहीं करनी, आप क्या करो, यहां पे जो ये दोनों नंबर थे ना 7 और 5, 7 और 5 का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, और ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 35। अब अगला नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगला नंबर होगा मेरा 17 + 35, 35 जोड़ते चले जाओ। फिर उससे अगला नंबर क्या होगा, आप कहेंगे सर 17 + 35 + +35। अब +35 दो बार लिखने की जगह मैं × 2 लिख दूं, अगला नंबर ये होगा। उससे अगला नंबर 17 + 35 × में 3। मेरा जो सीक्वेंस चलेगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा। क्लियर। अब ये सीक्वेंस में आपको देखना है वो नंबर तक लेना है आपको, 120 से कम होना चाहिए नंबर मेरा। तो अगर मैं यहां पे जाऊं 35 × 3 105 + 17, ये तो हो गया 122, तो ये तो नहीं लेना है हमें, तो बचे बस ये 3 नंबर। अब इसमें भी 17 एक बार, 2 बार, 3 बार, 17 हो गया 3 बार, और यहाँ पे 35 1 और 35 × 2, तो 35 भी एक तरीके से 3 बार ऐड हो रहा है, तो 3 को कॉमन ले लूं तो 17 + 35 यही बचेगा। तो मेरे पास ये 52 × 3 156 आ गया या नहीं आ गया आंसर। कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वीडियो सॉल्यूशन का फायदा ये होता है कि मैं आपको बेटर तरीके बता पाता हूं, क्योंकि जो डिटेल्ड सॉल्यूशन वहां पे सॉल्यूशन में लिखा होता है मुख में, कई बार उसके मेथड्स ऐसे नहीं होते, या फिर अगर वो चीज यहाँ पे लिख भी जाए तो कंफ्यूजन हो जाती है समझने में। इसलिए वीडियो सॉल्यूशन जिनका मैथ्स वीक है वो जरूर देखा करें। आप इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन बता देना कि भाई 200 से छोटे सभी नंबर्स का सम बताओ जो अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर देते हैं 3, और मैं डिवाइड करता हूं से 11 से तो रिमाइंडर देते हैं मेरे पास यहां पे चलो 2। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। जितने भी नंबर होंगे 200 से छोटे उनका सम बताना। अगला सवाल हमारे पास, दो नंबर है हमारे पास, किस रेशियो में, 3:4 में, एलसीएम दे रखा है, ग्रेटेस्ट नंबर बता दो। बहुत आसान है, अगर दोनों नंबर रेशियो में दे रखे हैं तो हम कहते हैं जो एक्चुअल नंबर होगा 3 × HCF कर दो पहला नंबर, दूसरा नंबर होगा 4 × HCF इनका। ठीक है, और मेरे पास अगर एलसीएम इतना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है, एलसीएम × HCF, तो ये होता है दो नंबर के केस में। तो सोल्व कर लेंगे, हमारा H से H एलिमिनेट हो जाएगा, एलसीएम है 84, 84 को 12 से काटूंगा तो HCF का मान मेरे पास आ गया यहाँ पे 7। ग्रेटेस्ट नंबर है डेट इज 4 रेशियो, तो 4 × 7 28। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, वरना आप ABH वाली फॉर्म यूज कर लेते हैं। अगर मेरे पास दो नंबर का रेशियो दे रखा हो तो ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। अगर इनका एलसीएम निकालना हो तो वो होता है ABH, और ये 84 के बराबर, यहां से आप H का मान निकालेंगे, 3 और 4 12 कर दिया तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास HCF 7, और यहाँ पे फिर जो नंबर्स होते हैं वो AH और BH होते हैं, तो उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अगर x को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इन चारों में तो जो नंबर आएंगे प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, तो हमें वैल्यू बतानी है 9x - 18 और 11x - 32 की। इसमें देखो 4 नंबर अगर मुझे दे रखे हो A B C and D, अगर हमसे कहा जाए प्रोपोर्शन में तो हम कहते हैं सर AD बराबर हो जाता है BC के। ठीक है, तो आप ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इन सब में तो आप कहेंगे सर 36 - x, बिगिनर मेथड बता रहा हूं, इनटू में 97 - x, ये मेरा बराबर हो जाएगा किसके, 52 - x, और यहाँ पे 63 - x। इसे सोल्व करके x का मान निकाल लेंगे, क्योंकि x² वाला कंपोनेंट कट जाएगा तो थोड़ी कैलकुलेशन होगी लेकिन आंसर आ जाएगा आपका।
दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्टेड लिखा हो तो कैसे करना है और एडिड लिखा हो तो कैसे करना है, वो चीज अच्छे से समझेंगे। चारों नंबर को आप एडिटिव लिख लो। यहाँ पे मेरे पास है 36, 52, 63 और 97। सबसे पहला काम क्या करो, इसमें से इन दोनों में जो बड़ा हो बड़े में से छोटे को घटा दो। 52 में से 36 को घटाया तो ये आ गया 16। इधर भी फिर वही सेम सीक्वेंस फॉलो करना है। 97 में से 63 को घटा दोगे तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे 34। अब इन दोनों का क्या ले लो, रेशियो ले लो। अब आ गया ये 8:17। यहां तक कुछ चेंज नहीं है। अब यहां पे देखो कि सब्ट्रैक्टेड है या एडिड है। अगर यहां पे सब्ट्रैक्टेड दे रखा है तो आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करो इससे और इसमें मल्टीप्लाई करो इससे और इनका डिफरेंस निकाल लो। मतलब 17 माइनस 36, 17 इंटू में 36 माइनस में 8 इंटू 63। ये कब करेंगे, जब हमें यहां पे सब्ट्रैक्टेड दिख रहा हो। एडिड होता तो अपोजिट करते इसका, फिर हम इसमें से क्या करते, इस वाले पार्ट को घटाते। क्लियर। और अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे 17 माइनस 8 कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे, इसमें से फिर इसका डिफरेंस लेंगे, इसमें से इसका डिफरेंस मेरे पास निकल के आया यहाँ पे 9। तो ये आप रख दो डायरेक्टली 9x, जो नंबर हमें चाहिए था। तो इससे आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। सब्ट्रैक्टेड और एडिड में कंफ्यूज मत होना, मतलब याद रखना अगर सब्ट्रैक्टेड है तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसका डिफरेंस ले रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। ठीक है। अगर एडिड होता तो डिफरेंस हम यही लेते, लेकिन पहले क्या होता, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंस लेते, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करके। क्लियर। अब हमारे पास यहां पे जो वैल्यू बनेगी, सोल्व कर लो। यहाँ पे ये 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, कॉमन ले लिया हमने। 17 इंटू में 9 153 हो जाएगा। 8 इंटू में 2 इंटू में 63 126। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 27 इंटू में 4 108। 9x 108 के बराबर, तो x का मान किसके बराबर, 12 के बराबर। अगर x 12 है तो यहाँ पे 9 इंटू 12 108 माइनस 18 90 हो गया। और 90 हो गया तो भाई जो मेरा फर्स्ट रेशियो वो 90 का किसी फैक्टर में से होना चाहिए। 12 से 90 नहीं कटेगा, 9 से 90 कट रहा है, 8 से 90 नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो सकता है, वरना पूरा निकाल लोगे तो यहाँ पे मेरे पास 132 माइनस 32 आएगा 100 और 9:10 आप कह सकते हैं, वरना पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी। क्लियर हो गया। स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, वरना बेसिक से कर लो। अगला सवाल कहता है साल्ट सॉल्यूशन है जिसमें 70% सोल्ट है। एक और सोल्ट सॉल्यूशन है जिसमें 70% वाटर है। 72 लीटर सेकंड सॉल्यूशन का मिला दिया जाता है 45 लीटर फर्स्ट सॉल्यूशन में, तो हमारे पास एक सोल्ट सॉल्यूशन तैयार होता है x% का। तो हमें बताना है कि रेशियो क्या होगा वाटर टू सोल्ट इन द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक, किस तरीके से कर सकते हैं, देखो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। सबसे बेसिक तरीका जो हम यूज करते हैं, अगर सोल्ट सॉल्यूशन है तो सोल्ट दे रखा है तो दूसरी चीज क्या होगी, मेरे पास वाटर होगी, तो मैं कहूंगा सोल्ट रेशियो वाटर कितना है। यहाँ पे 70% सोल्ट सॉल्यूशन है तो 7 वाटर है, सोल्ट है तो वाटर कितना होगा 3। दूसरे में 70% वाटर है तो सोल्ट कितना होगा 3, अगर वाटर मेरे पास कितना है 7 है। ठीक है। अगर हम देखें पहले का 72 लीटर और दूसरे का पहले का 45 लीटर और दूसरे का 72 लीटर मिलाना है। आप पहले तो क्वांटिटी को मैच करो, ये कितनी है 10 रेशियो, ये कितनी है 10 रेशियो, क्वांटिटी मेंटेन्ड है। अब हमें आगे पहले का 72 मिलाना है तो इसमें 72 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका कितना मिलाना है, हमें 45 मिलाना है, 45 फर्स्ट का 72 सेकंड का, तो यहां पे मिलाना है। इन्हें मिलाने के बाद फाइनली वाटर और सॉल्ट का रेशियो बताना है, तो सोल्व करके अपना आंसर बता देंगे। तो 45 इधर भी मल्टीप्लाई पूरे में और यहाँ पे इस पूरे में 72 मल्टीप्लाई। आप देखेंगे यहाँ पे 72 और 45 में कॉमन है, 9 से कट जाएंगे, ये 5 टाइम्स आएगा और ये 9 से 8 टाइम्स आएगा। तो सोल्ट कितना हो गया 5 इंटू 7 35 और 8 इंटू 3 24 प्लस 35 ये हो गया मेरे पास 59 रेशियो किसमें दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो भाई यही आंसर हो सकता है। आगे चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्लियर। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आपको क्या बताना था, आपको सोल्ट और
वाटर का रेशियो ही तो बताना था, वाटर टू सोल्ट पूछा है। अच्छा वाटर टू सोल्ट पूछा तो उल्टा हो जाएगा, 59 सेकंड रेशियो में आएगा, 59 यहां पे, तो ये आंसर होगा। कहता है मंडे को एक शॉप की जो सेल हुई वो 6% डिक्रीज कर गई संडे से, और ट्यूसडे को सेल इंक्रीज कर गई 18% मंडे से। अगर ट्यूसडे की सेल इतनी है तो संडे की सेल बताओ। आप कहेंगे सर संडे की सेल है x, मंडे की 6% बढ़ गई तो 106 भाग 100 हो गई, 6% गिर गई तो मतलब 100 में से 6 घटाएंगे तो 94/100 हो गई, और ट्यूसडे को बढ़ गई 18% तो 118/100 हो जाएगी, और ये किसके बराबर हो गया, ये 1441.96 के बराबर हो गया। आपको मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। अच्छा अब इस तरह के क्वेश्चन में ना थोड़ा ऑप्शन पे नजर डाल लिया करो, कैलकुलेशन करने में जाएंगे तो भाई जमाना बीत जाएगा। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले तो ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आप कहेंगे सर ये पॉइंट हट जाएगा और ये 100 एलिमिनेट हो गया। ये 100 भी इधर जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इनटू में 100 आ जाएगा, है ना। चारों ऑप्शन में दो दो जीरो है, मतलब ये 100 तो एज रहेगा, इसे छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली इसे काट पाएगा, है ना, और काट पाएगा तो क्या यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। अब 4 × 8 कितना हो गया 32, यूनिट डिजिट आई 2 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए। आप कहेंगे सर या तो आपको 3 से करना पड़ेगा या फिर करना पड़ेगा 8 से। तो यूनिट डिजिट अब 2 जीरो के बाद 3 या 8 में से कोई चाहिए, यहां पे मेरे को मिल रहा है 3, तो ये आंसर होगा 8, है नहीं। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन बचाना सीखिए, ऑप्शन की मदद से आंसर जल्दी आ जाता है। चलिए आगे, अगला सवाल कहता है मेरे पास 2 इलेक्ट्रिक पोल हैं जिनकी लेंथ 36 और हमें यहाँ पे 64 दे रखी है, इनके बीच की दूरी मान लो x मीटर्स है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उनके रिस्पेक्टिव टॉप्स का एक दूसरे के बॉटम से वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अगर ये थीटा होगा यहां से लेके यहां के टॉप का एंगल, तो यहां से लेके यहां तक का टॉप का एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमें बताना है इसका मान क्या होगा। ये प्रॉपर्टी आपको डायरेक्टली बता रखी है, केस आपको याद होगा। इस तरह के केस में क्या होता है, जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए तो हमारे पास जो ये बीच का डिस्टेंस होता है इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये इन दोनों हाइट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, डेट इज 36 इंटू में 64। ये रिजल्ट याद होना चाहिए, वरना बेसिक से भी करोगे तो आप कहेंगे सर यहां से tan थीटा निकालूंगा तो किसके बराबर हो गया, ये हो गया 64/x। अगर आप इस वाले ट्राइंगल में क्या निकालेंगे कोट थीटा निकालेंगे, कोट 90 माइनस थीटा निकालेंगे, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास x अपॉन में 36, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा ही होता है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो इक्वेट करके तो आपको x स्क्वायर इक्वल टू यही मिल जाएगा। तो x का मान कितना 36 है, 6 का स्क्वायर, 64 है 8 का स्क्वायर, तो यह वैल्यू आ गई 48। क्लियर, ये बेसिक हो गया, डायरेक्ट हो गया। अगला सवाल हमारे पास 73% लोगों ने करा तो बहुत ही ज्यादा आसान है। कहता है कि 68% ऑफ 72 कितना ज्यादा है 4/7 ऑफ 35। 4/7 ऑफ 35 तो 7 से काटेंगे 5, 4 जो 20, और 68% ऑफ 72 अगर मेरे को निकालना है तो परसेंट का मतलब होता है डिनोमिनेटर में 2 जीरो और 68 इंटू में 72। अच्छा अब मेरा जो ऑप्शन आना चाहिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या हम ऑप्शन की मदद से अपना आंसर निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आएंगी और -20 करूंगा तो पॉइंट के बाद फिर से 2 वैल्यू आएंगी, 8 2 जा 16, लास्ट डिजिट 6 होगी, तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू और फिर 6, इस फॉर्म में मुझे आंसर मिलेगा। लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे हैं डायरेक्टली नहीं कर सकते। अच्छा 68 और 72 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो आसान है कैलकुलेशन। आप कहेंगे सर ये 70 में से 2 कम है और ये 70 में से 2 ज्यादा है, तो 70 -2 इंटू 70 + 2, 70 स्क्वायर -2 स्क्वायर, तो 4900 -4, ये आएगा 4996, तो 100 से डिवाइड करूंगा तो 49.96 माइनस में 20, और यहां पर आएगा मेरे पास 9, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 48.96 आएगा, तो 28.96। क्लियर। अगला सवाल हमारे पास लार्जेस्ट वॉल्यूम बतानी है सर्कुलर कोन की जो निकाला जा सकता है एक क्यूब से जिसकी एज हमें दे रखी है। ठीक है, तो
मेरे पास अगर क्यूब दे रखा है कोई, और इसमें से अगर मैं मैक्सिमम साइज का कोन निकालता हूं, अगर मैं ऊपर की साइड कोन बना दूं तो कुछ इस तरीके का मेरा कोन निकलेगा, है ना, जिसकी हाइट क्यूब के एज के बराबर हो जाएगी और रेडियस क्या हो जाएगा, क्यूब के साइड के आधा। वॉल्यूम ऑफ आ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 7, चार ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब 22/7 लेना पड़ेगा हमें। और इनटू में एच लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 12 दे रखी है, तो 12/2 दैट इज 6 स्क्वायर, और इनटू में हाइट कितनी हो जाएगी, 12, ये वॉल्यूम आ जाएगी। अच्छा, कुछ कट रहा है हमारा, जैसे 3 से काटूंगा तो ये 4 आ जाएगा, 36 इंटू में 4 144 आ गया, यहाँ पे 22 और डिवाइडेड बाय 7, यही वैल्यू बचेगी। अब देखो 7 से कटेगा नहीं, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है, या तो आप पूरा मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। दूसरी चीज आप रिमाइंडर भी देख सकते हो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, मतलब 7 से डिवाइड करूंगा तो अलग अलग रिमाइंडर्स मेरे को मिल रहे हैं, तो भाई डायरेक्टली रिमाइंडर कंसेप्ट यूज करो। 7 से 22 को काटूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, क्योंकि 3 जा, और इसे काटूंगा तो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 4, 1 इंटू 4 कितना होता है 4, तो ये पूरा सोल्व होने के बाद रिमाइंडर बचेगा 4। 4 किस में आ रहा है मेरे पास, 4 वैल्यू बच रही है मेरे पास इसमें, तो यही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यही तो है 452 प्लस 4/7, मतलब 4 नहीं कटा, ये रिमाइंडर बचा 4, है ना। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है बस। ये वाला सवाल थोड़ा अच्छा था। क्या कहते हैं, 2 डाइस को फेंका जाता है साथ में, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि भाई जो नंबर आएगा वो 4 से या 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप मल्टीपल ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। देखो 4 या 6 से डिविजिबल वाले नंबर कौन कौन से होंगे, आप कहेंगे सर 4 हो सकता है, फिर 6 हो सकता है, 8 4 से कट जाएगा, फिर 12 होगा, बस यही 4 नंबर है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो 2 डाइस का सम होगा वो इनमें से कोई होगा। अच्छा, अगर 2 डाइस को उछालते हैं तो हम कितने केसेस बनते हैं, एक डाइस में टोटल 6 केस होते हैं, तो 2 को करेंगे तो 6 इंटू 6, टोटल आउटकम्स कितनी होंगी मेरे पास यहाँ पे 36 होंगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स जब मेरे पास डिनोमिनेटर में 36 आएगा, फेवरेबल जितनी भी हो, तो क्या मेरे पास आंसर 36 का एक फैक्टर होगा, 18 18 18, ये 3 चीज दिख रहे हैं, ये हो सकता है क्या 11 फैक्टर है, नहीं है, तो ये तो वैसे ही कट गया। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन की, कौन सा आंसर हमारे पास यहाँ पे निकलेगा, कैसे सोल्व करेंगे। देखो, अगर आपको सम 4 बनाना है, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं, तो कैसे बना सकते हो। आप कहेंगे सर सबसे बड़ी वैल्यू जो आप रख सकते हो सम 4 बनाने के लिए एक डाइस पे, वो क्या होगी, तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम वैल्यू जो मैं रख सकता हूं वो 3 रख सकता हूं, क्योंकि दूसरे डाइस पे मिनिमम 1 तो आएगा ना, तो 3 1 हो गया। फिर आप इसे घटाते चलेंगे जब तक ये लीस्ट पे नहीं चला जाता, 2 2 होगा, फिर यहाँ पे मेरे पास ये 1 होगा और ये 3 हो जाएगा। क्या यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 केसेस बनेंगे, 3 केसेस। अब आपको ये केसेस निकालने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी डायरेक्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं कि आप कैसे निकालेंगे। आप मैक्सिमम वाला देख लें कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बनेगी। मैंने कहा मेरी सबसे बड़ी वैल्यू बनेगी यहाँ पे 3, और उसके साथ कॉम्बिनेशन बना किसका, 1 का। तो अब 3 और 1, 3 से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे आपको लिखने हैं, उतने केसेस बनेंगे, मतलब 3 2 1, मतलब 1 से लेके 3 तक जो भी केसेस बन सकते थे वो सारे लिख दिए। तो अगर 4 सम चाहिए हमें 2 डाइस को थ्रो करने पे, तो टोटल कितने केसेस आएंगे, 3 आएंगे। कंसेप्ट समझ में आया, क्योंकि हम ऐसे ऑर्डर करके निकालेंगे तो मेरे पास केसेस ऐसे बनेंगे। मेरे को सम चाहिए 6, अगर सम चाहिए 6 तो मैक्सिमम क्या आ सकता है एक डाइस पे, 5 आ सकता है, और इसके साथ पेयर बनाने के लिए मेरे को दूसरे डाइस पे किसकी जरूरत पड़ेगी, आप कहेंगे सर 1 की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम रेंज ले लो 1 से लेके 5 तक, कितनी वैल्यू जाएंगी, 1 2 3 4 5, यही होंगी। तो कितने केसेस बन गए भाई, 5 केसेस बनेंगे। अगला वैल्यू मेरे पास भाई सम चाहिए हमें 8, कैसे आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपको 6 रखनी पड़ेगी, मिनिमम वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी दूसरे पे, तभी 8 बन सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप देखो 2 से लेके 6 तक कितने नंबर्स हो गए, क्या 5 नंबर आएंगे, 2 3 4 5 6, तो यहां पे लिख दो 5। उसके बाद सम हमें चाहिए 12, कैसे बनेगा भाई, 6 6 दोनों पे रखना पड़ेगा, एक ही केस बनेगा, ठीक है, तो 1। तो कितनी वैल्यूज हो गई मेरे पास, टोटल कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 10 और 4 14, 14 फेवरेबल आउटकम्स होंगे
14 डिवाइडेड बाय 36, आंसर क्या आ जाएगा 7/18। प्रोबेबिलिटी पूरा डिटेल में मैंने यूट्यूब पे फ्री कोर्स में करा रखा है, देख लेना, सारे ट्रिक्स कॉन्सेप्ट सब समझा रखे हैं, वहां से करिए। बाकी प्रोबेबिलिटी में इतने ट्रिक्स बन सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये वाला सवाल अब इस सवाल को इतने कम लोगों ने क्यों करा, इतना सिंपल सा सवाल था, आपको बस थोड़ा सा देखना था, इसे सिंप्लीफाई करना और क्लोजेस्ट वैल्यू देनी है। अरे भाई 0.1667 क्या होता है, 1/6 होता है या नहीं होता, पढ़ा है ना, 1/6 0.1666 चलता चला जाता है। 0.833 क्या होता है हमारे पास, ये 6, ये होता है 5/6। 1 में से अगर आप ये वाली वैल्यू को घटा दोगे तो यही वैल्यू बचेगी, तो ये हो गया मेरे पास 5/6। 0.555 कब आता है, ये होता है जब 5/9 हो। ये 1/3 पे आता है, ये 2/3 पे आता है, ये 1/4 पे आता है। ये सारी चीजें पता तो है, परसेंटेज चैप्टर में सबसे फर्स्ट क्लास में सीखते हैं ये चीजें। तो सोल्व करके अपना आंसर निकालिए। 3 3 2 2 बचेगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, आगे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 5 × 5 25, 9 2 18। ये मेरा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, क्लोजेस्ट पूछा था तो इसने अप्रोक्सीमेट वाला पार्ट हमने उसमें कवर कर लिया, क्लोजेस्ट चीज में। नहीं भी लिखा होता क्लोजेस्ट तब भी आप कर सकते थे। ये वाला सवाल 62% लोगों ने कर दिया, चलो अच्छी बात है। ये गिवन है हमें x के बराबर, ये y के बराबर और ये इसके बराबर, तो हमें z किसके नियर अबाउट है ये बता दो। रेलवे में लेटेस्ट में पूछे गए इस तरीके के सवाल। x की पावर z, तो 0.84 की पावर z किसके बराबर होगा, y की पावर 7, y है 65 0.32 और इसकी पावर 7। अगर हम पावर के ऊपर कोई पावर लेते हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और बेस सेम है यहाँ पे दोनों जगह, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे इसमें। तो मेरे पास ये आ जाएगा 0.84z, ये बराबर हो जाएगा 0.32 इंटू में 7 के। सोल्व को पॉइंट हटा दो तो ये हट गया, 4 से काट दोगे तो 21 आ गया, और यहाँ पे आ गया 8। 56 डिवाइडेड बाई 21 क्या आएगा, तो भाई ये तो 2 पॉइंट कुछ दिख रहा है, 42 140 बन गया, तो लगभग 6। ये हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 8 आदमी एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 4 औरतें 16 दिन में कर सकती हैं, तो 8 औरतें और 10 आदमी को करने में कितना टाइम लगेगा। डायरेक्टली करते हैं, देखो एक आदमी की एफिशिएंसी को m मान लेते हैं, एक वीमेन की एफिशिएंसी को w मान लेते हैं, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 8 आदमी हैं कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, इसके बराबर 4 वीमेन हैं कितने दिन में कर रही हैं, 16 दिन में, तो ये भी टोटल वर्क है। हमें बताना है 8 औरतें और 10 आदमी मिलके कितने टाइम में करेंगे, तो ये भी टोटल वर्क है। सॉल्व कर लो, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 से काटूंगा तो 2 बचेगा, फिर 2 से इसे काटूंगा तो ये 5 आ जाएगा, तो 5m 4 वीमेन के बराबर, तो m रेशियो w कितना हो जाएगा, ये 4:5। मैन की एफिशिएंसी इतनी, वीमेन की एफिशिएंसी इतनी। टोटल वर्क निकालना हो तो वीमेन के मैन की एफिशिएंसी को 4 रख देता हूं यहाँ पे, तो 8 4 इंटू में 10, ये टोटल वर्क है। अब यहाँ पे भी सेम रख दो, मैन की एफिशिएंसी रखनी है 440, यहाँ पे रखेंगे 5, तो 40 80 और ये 80 टी हो गया, 8 10 80 कट गया, टाइम आ गया 4 डेज। क्लियर। अगला सवाल, मीन दे रखा है, मोड दे रखा है, हमें बताना है मीडियन क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला लगा के। एम्पेरिकल फॉर्मूला कहता है मोड हमारा बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। हमें मीडियन निकालनी है, तो भाई पहले तो मोड में 2 मीन को ऐड करेंगे। मोड है 48.9, इसमें 2 मीन को ऐड कर दिया तो ये हो गया 42.6, और फिर मीडियन निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया मीडियन। सोल्व करके बताएंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पॉइंट के बाद 3 ऑप्शन में पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू दे भी रखी है, और एक ऑप्शन में तो पॉइंट के बाद कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर आप ऑप्शन की मदद लें यहां पे, तो पॉइंट के बाद क्या वैल्यू हो सकती है, आप देखेंगे यहाँ पे 9 है,
2 इंटू 6 12, यूनिट डिजिट 2, 2 प्लस 9 11, 1 कब आता? 3 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? आप कहेंगे सर 7 से, तो जो भी आंसर होगा लास्ट में क्या आएगा? 7। तो 44.7 ये मेरा क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका एक ड्रॉबैक है जो मैंने मेथड किया, अगर एग्जाम में अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी हो तो उस केस में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि भाई जब 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 1 मिलता है, अगर रिमाइंडर 1 मिलता है तो लास्ट में आता है 0.33, रिमाइंडर 2 मिलता है तो लास्ट में आता है 0.66, है ना? तो उस पर्टिकुलर केस में भी 0.6 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तो लिखा नहीं है, तो आप कहेंगे सर उस पर्टिकुलर केस में भी ये 0.7 बन जाता या 0.3 पॉइंट के बाद फिर ये दो वैल्यू आ सकती थी अप्रोक्सीमेट में भी, उसके अलावा कोई और आ नहीं सकता था। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास एक क्यूबॉइड दे रखा है। ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में, बहुत बढ़िया सवाल है। 20% लोग ही इसे सही कर पाए और कुछ लोगों को तो समझ में भी नहीं आया होगा ये कैसे करना है। ध्यान से समझिएगा, एक क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है हमें 12, 9 और 8। मैं मान लेता हूं ये 12 है मेरे पास, ये 9 है और ये मेरे पास हाइट कितनी है? 8 है। इसमें से लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब को निकाला गया एक कॉर्नर से, तो हमें बताना टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग पोर्शन का क्या होगा। अगर मैं एक पोर्शन से एक क्यूब को निकालता हूं, मान लो मैंने इस बॉर्डर से निकाला, तो कौन सा कहां से काट सकता हूं? अगर मैं 12 का निकालने की कोशिश करूंगा, 12 के साइड का, तो भाई हाइट मैच ही नहीं करेगी। हाइट तो मेरी 80 है, 12 का कैसे निकालूंगा? पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ा निकालने के लिए 9 का निकालूंगा तो आप देखेंगे हाइट फिर से 8 है, तो 9 साइड का भी क्यूब नहीं निकल सकता। तो जो सबसे बड़ा क्यूब एक क्यूबॉइड में से निकल सकता है वो होता है स्मॉलेस्ट जो साइज है, स्मॉलेस्ट जो क्यूब की एज है, उसी को हम क्या मान लेंगे? अपने क्यूब का एज मान लेंगे, साइड मान लेंगे और हम अपना लार्जेस्ट क्यूब निकाल सकते हैं। तो जो मेरी क्यूब की एज होगी वो भाई 8 होगी। एनटीपीसी में जब ये क्वेश्चन आया था, आंसर की में भी रॉन्ग सॉल्यूशन इसका दे रखा था, वो लोग खुद नहीं कर पा रहे इस तरह के सवाल, बना तो दिए उन्होंने, हमें ही करना पड़ता है टीचर बनके। चलो अगर हम आगे बात करते हैं तो साइड ये हो गई। अब साइड ये हो गई तो जब हम काटेंगे तो भाई हाइट 8 है, मैं पूरा काटूंगा तो हाइट से पूरा निकल जाएगा ना। आप ध्यान से समझना, ये फिगर मेरी क्या हो जाएगी? ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? ट्रिम आउट हो जाएगा यहां से। ठीक है, और बचा हुआ पोर्शन क्या रह जाएगा हमारे पास? हमारे पास बचा हुआ पोर्शन रह जाएगा ये पूरा का पूरा। अच्छा, अब क्योंकि यहां पे मेरे पास एक वॉल बच रही है, तो जो ये वाला एरिया गया ये तो मेरे को यहां पे मिल जाएगा, इस वाली लाइन पे पीछे की साइड। ठीक है, जो एरिया मेरा यहां से जाएगा वो मेरा इस दीवार के थ्रू मिल जाएगा। तो इन दोनों फेसेस पे मेरा एरिया का लॉस नहीं होगा, लेकिन जो ऊपर से एरिया गया, जो एरिया कहां से खत्म हुआ मेरा? जो एरिया मेरा ये वाला हट गया और जो यही सेम एरिया मेरा बॉटम से हट गया, ये तो कहीं नहीं मिल रहा, इसकी जगह तो कोई और चीज आई नहीं है ना मेरे लिए। साइड वॉल का एरिया पीछे वाली वॉल पे चला गया, है ना? जो मेरे पास फ्रंट का एरिया था इस वाले फेस का, वो इधर चला गया पीछे। तो मेरे पास जो नुकसान हुआ मेरे को इस फिगर को काटने में, वो नुकसान किसके बराबर हुआ भाई? ये एरिया चला गया मेरा एक्स्ट्रा का और ये वाला एरिया चला गया, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मेरे पास जो फाइनल सरफेस एरिया बचेगा वो होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस में ट्वाइस इनटू जो मेरे पास क्यूब है, क्यूब की साइड का स्क्वायर। समझ आ गई ये चीज अच्छे तरीके से? आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, मान लो मेरे पास क्या है, एक क्यूबॉइड है। ठीक है, अब एक क्यूबॉइड में मेरी हाइट है इतनी और मैं यहां से ये पोर्शन काट दूं इस हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो नुकसान क्या होगा? फ्रंट फेस जो यहां से हटा वो तो आपको यहां पे मिल जाएगा, जो यहां से हटा वो इधर मिल जाएगा, लेकिन जो ऊपर से गया और नीचे से गया वो पोर्शन क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो वो मेरा एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो बॉटम फेस और टॉप फेस का मेरा नुकसान होगा। इसे आपको यहां से समझना है, इससे समझ लो। ये एग्जांपल ले सकते हो, मेरे पास ये क्यूबॉइड शेप है, अगर मैं इसे यहां से ये पूरा का पूरा काट दूं, ये वाला बक्सा निकाल लूं कोने में से इसके हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आप देखेंगे ये ऊपर का और नीचे वाला पोर्शन हट जाएगा। बस जो ये वाला फेस था वो यहां पे आ जाएगा, जो ये वाला फेस था वो यहां पे आ जाएगा। समझ आ रही है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप कहेंगे सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? ये होता है ट्वाइस इनटू में लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 2
कुछ एक चीज को कॉमन या पूरा ही कर दो। 12 इंटू में 9 प्लस h है 8, 12 प्लस 9 एक ही बात है, और माइनस में ट्वाइस इंटू साइड है मेरे पास 8, तो 8 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे, चारों ऑप्शन में से दो ऑप्शन की यूनिट डिजिट सेम है, तो फिर भी यूनिट डिजिट से ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 और 9 8, 21 8, 8 8 16 इंटू में 2 32 2, और यहाँ पे मेरे पास 4 और इंटू 2 8, तो 12 माइनस 8 एक घटाऊंगा एक तरीके से, तो यूनिट डिजिट आएगी 4। लास्ट ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही आंसर हो सकता है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। अगला सवाल हमारे पास, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें दो लोग हैं ए और बी, सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर ट्रैक जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 400 मीटर। ए एक राउंड को 80 सेकंड में कंप्लीट करता है और बी 100 सेकंड में। तो हमें बताना है कि 10 मिनट के बाद उनके बीच में कितनी दूरी होगी। अच्छा, 10 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 10 मिनट में होगा 60 इंटू में 10, मेरे पास 600 सेकंड्स। अच्छा, ए क्या कर रहे हैं, 400 मीटर को ट्रैक को कंप्लीट कर रहा है 80 सेकंड में, तो ए की स्पीड 400 भाग 80 हो गई, ये हो गई 5 मीटर पर सेकंड। बी कर रहा है 100 सेकंड में, तो 400 डिवाइडेड बाय 100, इसकी स्पीड हो गई मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1 मीटर पर सेकंड। अच्छा, रिलेटिव स्पीड से कितना डिस्टेंस, मतलब उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, 600 सेकंड में। आप कहेंगे सर 1 मीटर पर सेकंड इंटू में 600, 600 मीटर का गैप होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं, अगर सीधे सीधे ट्रैक में दौड़ रहे होते तो 600 मीटर का गैप होता। सर्कुलर ट्रैक में क्या होगा, जैसे 400 मीटर होगा पूरा, तो ये फिर से जो आगे चल रहा है वो पीछे से धप्पा कर देगा, तो वो 400 मीटर होते ही वो डिस्टेंस क्या बन जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो 600 को 400 प्लस 200 की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो हम कहेंगे डिस्टेंस कितना बच गया मेरा, 200। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, 200 मीटर की, जब 600 सेकंड के बाद। विजिबिलिटी में इशू आ रहा है क्या बॉटम का किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसे p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो 0.668 पे बार है, जब भी ऐसा सवाल हो कुछ नहीं करना, इस पूरे नंबर को एज इट इज पूरा लिख दो। मेरे पास क्या है, पॉइंट भूल जाओ बार भूल जाओ, तो बचा क्या 668, उसमें से घटाओ क्या, बार से पहले वाला पार्ट जितना भी है वो पार्ट घटा दो, तो यहां पे बचा मेरे पास 6। इसके बाद इसे डिवाइड कर दो, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज के ऊपर बार है, 2 पे है, तो 2 बार 9 आ जाएगा। कितनी वैल्यूज पे बार नहीं है, वो है 1 पे, तो यहां पे एक 0 लग जाएगी। समझ आया। पहले हमने इस पूरे नंबर को क्या लिखा, एज इट इज लिख दिया, पॉइंट और बार भूल गए तो आया 668, ठीक है। फिर हमने क्या करा, जिस पे बार नहीं है बस वो वाला पार्ट लिख दिया, वो घटा दिया इसमें से। उसके बाद हमने पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू पे बार थे उतने 9 लिख दिए, और जितनी वैल्यूज पे बार नहीं है पॉइंट के बाद उतनी 0 लगा दी। ये मेरा डायरेक्ट अप्रोच होती है इसे सोल्व करने की। तो ये हो गया 662 डिवाइडेड बाय 990, किसी से कटेगा क्या, ये 2 से ही कट रहा है बस, 331 डिवाइडेड बाय 495, ये आंसर आ गया, ठीक है। सारी अप्रोचेस बताता हुआ चल रहा हूं, मेहनत लगेगी क्यों, वरना जल्दी कराने में तो बहुत कम टाइम में पूरा पेपर कराया जा सकता है। आसान सवाल 80% लोगों ने कर दिया कि एक आदमी ने 72,000 इन्वेस्ट करें 12% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल के लिए, 3 साल के बाद क्या अमाउंट मिलेगा। अच्छा, 12.5% के हिसाब से 3 साल का कितना हो गया, 37.5%। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है 3/8, मतलब प्रिंसिपल का 3/8 हमें ब्याज मिलेगा। हमसे पूछा अमाउंट कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर अमाउंट, अगर मेरा प्रिंसिपल 8 है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3, अमाउंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम ये हो जाएगा 11 रेशियो। तो 11/8 इंटू में प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी, 72,000। वरना आप ऐसे भी कर सकते थे, 8:72,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 रेशियो मेरे पास आ गया 9,000 इंटू में 11 कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 99,000। अगला सवाल, एक आदमी 54,600 रुपीज 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता है, कंपाउंडेड एनुअली। साल के अंत में वो 4,800 रुपीज पे करता है एट पार्ट पेमेंट।
ऐसे अगर 2 इंस्टॉलमेंट भरता है वो, तो उसके पास फाइनली कितने रुपए उसे देने होंगे। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में एनटीपीसी में पूछा जा चुका है ग्रेजुएट लेवल में। फटाफट से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंपल सॉल्यूशन होता है, देखो मेरे पास अभी कितने रुपए उधार लिए, इतने लिए। पहले इंस्टॉलमेंट कब पे करेगा, 1 साल के बाद करेगा, तो 1 साल का ब्याज लगेगा। 1 साल का ब्याज 10% से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका 10% जोड़ दो, मतलब 110% हो जाएगी वैल्यू। 1 साल के बाद अमाउंट बन गया देने वाला इतना। इसमें हमने कितने की इंस्टॉलमेंट पे कर दी, 4800 की इंस्टॉलमेंट पे कर दी। तो इतना देने के बाद अब कितना अमाउंट देने वाला बन गया मेरा, इतना अमाउंट मेरे को पे करना 1 साल के बाद। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर 1 साल और खींचा, तो अब इस अमाउंट पे 1 साल के लिए ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 2 साल के बाद मेरी वैल्यू बन जाएगी ये, ठीक है। फिर हम इसमें एक और इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, कितने की, 4800 की, तो वो घटा दिया। तो अब हमारे 2 साल के बाद देनदारी कितनी बची, 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद इतनी बची, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब आप देखो एज लॉन्ग एज अगर अप्रोक्सीमेशन में नहीं दे रखा, तो चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट डिफरेंट दिख रही है, तो क्या यूनिट डिजिट से ट्राई करने की कोशिश करें, बिल्कुल की जा सकती है। आप कहेंगे सर पहले तो एक जीरो से ये जीरो हट गई, फिर ये बाहर है, एक जीरो से ये जीरो कट गई और ये जीरो कट गई, है ना, पॉइंट में नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू में आंसर मिलेगा हमें। आप यूनिट डिजिट से कर लो, 4 इंटू 1 4, -0 4 रह जाएगा, 4 इंटू 1 4, फिर यहाँ पे -0 तो 4 रह जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4 आएगी। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। ये अप्रोचेस अगर आपको नहीं पता है बेसिक, तो एग्जामिनेशन में दिक्कत आएगी। अब जैसे ये वाला सवाल हमारे पास आ गया, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 7 और इसकी हाइट हमें दे रखी है 9, इसे 80% तक भर दिया गया है, तो हमें बताना है वॉल्यूम क्या होगी इन लीटर्स, पाई को 22/7 लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर h, मतलब 22/7 इंटू में रेडियस है 7 और इंटू में हाइट है 9। 80% भरना है, तो आप कहेंगे सर 80% होता है 4/5, और क्योंकि ये सारी चीजें मीटर में है तो वैल्यू मीटर क्यूब में बनेगी। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर, 1000 लीटर के बराबर होता है, लीटर में बताना है तो 1000 से मल्टीप्लाई और कर दो, दिस विल बी माई आंसर। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, ऑप्शन की मदद ले सकते हैं या नहीं, मुश्किल है, चलो देखते हैं। वैसे तो कैलकुलेशन आसान ही है, इसमें देखो 7 से 7 कट जाएगा, 5 से काटूंगा तो ये 1 जीरो हटा के इंटू में 2 कर सकते हैं, तो मेरा आंसर कुछ ये बचेगा, 2 जीरो तो लास्ट में आई गई, उसके बाद यहाँ पे 8 है इंटू 9 है इंटू 7 है और इंटू 22 है। अब डिविजिबिलिटी रूल लगा लें। देखो 2 जीरो के बाद मेरे पास क्या क्या चीजें, आप 7 का लगा सकते हो, 9 का लगा सकते हो, 11 का लगा सकते हो और भी बहुत सारी चीजें। तो 2 जीरो तो हमने छोड़ दी, क्या यहाँ पे कहीं जीरो बन सकती है, नहीं बन सकती है, जीरो है तो वैसे ही कट गया। अब मेरे पास जो लास्ट की डिजिट है 8 से कटनी चाहिए 3 डिजिट, तो ये 8 से कट जाएगा, ये भी 8 से कट जाएगा, ये भी 8 से कट जाएगा, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो पास कर रहे हैं तीनों। 9 का लगा के देखते हैं, 9 9 18 पॉसिबल, 8 4 10 और 9 19, ये 9 से नहीं कटेगा, 16 20 और 23 ये भी 9 से नहीं कटेगा, 9 से सिर्फ ये डिविजिबल है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 1596, इस पे वेंडर को 24% का प्रॉफिट कमाना है 18% डिस्काउंट देने के बाद, तो एमआरपी क्या होना चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस इतना है, प्रॉफिट कितना कमाना है हमें 24%, तो मतलब इसके 124% में बेचना पड़ेगा, ये हो गया सेलिंग प्राइस। एमआरपी पे कितना डिस्काउंट देना है 18%, तो मतलब एमआरपी का 84% में बेचना पड़ेगा, ये हो गया मेरे पास सेलिंग प्राइस। अगेन इक्वेट करके सोल्व कर लेंगे एमआरपी की वैल्यू, ऑप्शन की मदद से कुछ यूनिट डिजिट तो यहाँ पे भी काम करेगी लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। परसेंट से मेरा परसेंट कट गया, अगर यूनिट डिजिट से देखा जाए तो 6 चौक 6 4 जो 24, ये है 4 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 4 आ जाए, या तो आप कहेंगे सर 1 से करना पड़ेगा या फिर 6 से, 4 इंटू 6 24 होता है, तो यूनिट डिजिट मेरी 1 या 6 इन दोनों में से आएगी, नहीं बनी बात। थोड़ा काट लेते हैं फिर, जैसे 4 से काट लूंगा तो ये आएगा 21 और ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 31। अब यूनिट डिजिट 1, यहाँ पे 6 इंटू 1 यूनिट डिजिट आ गई 6, 1 से किस में मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए 6, तो लास्ट डिजिट आएगी 6, तो आंसर क्या होगा मेरा 2416, ठीक है।
अगला सवाल हमारे पास, इस पे हमने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, एक 15% का, एक 22.5% का। तो हमें बताना फाइनल प्राइस क्या होगा। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो अगर वैल्यू इतनी ही है या तो सक्सेसिव लगा लो, वरना आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 15% का दिया तो 85% पे बेचेंगे, फिर 100 में से 15 घटा 85%, 85% क्या होता है 7/20। और 22.5% का अगर डिस्काउंट दिया जाता है, इसे भी ना जीरो नहीं हटाते, मैं 85/100 कर देता हूं। क्यों कर रहा हूं मैं आपको भी बताऊंगा। 22.5% का डिस्काउंट दे दिया तो 77.5% पे बेचेंगे, तो 77.5 डिवाइडेड बाय 100। और यहां पे अगर ये पॉइंट भी हटा दो तो एक जीरो और लग जाएगी। आप देखेंगे 5 जीरो मेरी एलिमिनेट हो गई, तो मेरा डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा, है ना। 85 को मल्टीप्लाई करना है 775 में, 4 ऑप्शन। यूनिट डिजिट से करोगे 5 × 5 तो 5 आएगी, ये नहीं हो सकता। बाकी 3 ऑप्शन। अब आप डिविजिबिलिटी रूल ट्राई कर सकते हैं। भाई देखो मेरे को क्या चीज दिख रही है, 775 में लास्ट 2 डिजिट है 75, 75 तो क्या करता है 25 से कटता है, तो ये वाली वैल्यू 25 से कटेगी। 85 में ये वाली वैल्यू 5 से कट रही है, तो ये 5 से कटेगा। मतलब जो मेरा आंसर होगा 5 × 25, 125 से कटेगा, मतलब 5 की पावर 3 से कटेगा। तो लास्ट की 3 डिजिट मेरी 125 से कटनी चाहिए। 975 क्या 125 से कटता है, नहीं। 925 125 से कटता है, नहीं। 875 कटता है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है क्या चीज क्लिक कर दिया। कई बार आप अप्रोचेस लगाओगे वो वर्क नहीं करेगी। मैं आपको डिफरेंट अप्रोचेस सिखाता जा रहा हूं, वरना डिजिटल सम या और चीजें भी आप ट्राई कर सकते थे। इसमें x की वैल्यू निकालनी है बस सिंपलीफाई करके, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। जैसे आप सोल्व करेंगे 6x² और ये 6x² कट जाएगा, 2 × -7 -14 हो गया, -3 × 7x -21x हो गया, और यहाँ पे +27 हो गया, और ये 13 के बराबर हो गया। आप देखेंगे ये वाली वैल्यू इसमें से घटाया 13, इधर जाके घटेगा 0, -21x 0 के बराबर, तो x आ गया 0। ठीक, अगला सवाल हमारे पास 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, फिर 2p + 3q + r का मान पूछा है। इस तरीके का सवाल हो तो लास्ट के लिए छोड़ दीजिएगा। हालांकि ये देखने में, क्योंकि ये लास्ट इक्वेशन में 3 वेरिएबल ना देके 2 वेरिएबल दे दिया, तो हमारा काम काफी आसान कर दिया, बट आपको लास्ट के लिए छोड़ना है। कैसे करेंगे, मेरे पास है 3p + 2q - r = -1। सेकंड है p - q - 2r = -7, और थर्ड है मेरे पास p + r = 11। p और r की फॉर्म में ये दे रखा है। क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज करके q को एलिमिनेट कर दूं? अगर q को एलिमिनेट कर दिया तो p और r की फॉर्म में एक इक्वेशन ये मिल जाएगी, है ना। और p और r की फॉर्म में एक इक्वेशन ये, दोनों को यूज करके p और r में से वैल्यू निकाल लेंगे, फिर रिवर्स सोल्व करके निकाल लेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम ऐसे करते हैं। तो हमने कहा यार यहाँ पे -q है, यहाँ पे +2q है, तो इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मेरे पास 3p + 2p हो जाएगा 5p। मेरे पास यहाँ पे q एलिमिनेट हो गया, -4r -r -5r, और ये वाली वैल्यू -14 -1 -15। आप यहाँ पे 5 से एलिमिनेट कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, p - r किसके बराबर, -3 के बराबर बचेगा। सिंप्लीफाई कर लो, सम कर दोगे तो 2p 8 के बराबर आ गया, और p का मान आ गया मेरे पास 4। अगर p 4 है तो r का मान कितना हो गया, 7 हो गया। अब p4 r7 तो 12 - 7 5, उधर जाके -5 -6 बनेगा, तो q का मान -3 आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे यहाँ पे 2p + 3q। 2p तो 8 आया ही था मेरे पास, 3q -9 हो जाएगा, और r आया है 7, तो कितना बचा मेरे पास, 6 बचा। क्लियर है क्वेश्चन सभी को। अगला सवाल हमारे पास IBACIO में सिमिलर सवाल पूछा गया था। एक शॉपकीपर ने ये सारी की सारी आइटम्स बेची मयंक को, और उनपे जो प्रॉफिट कमाया उसकी परसेंटेज दे रखी है। तो हमें बताना टोटल प्रॉफिट कितना कमाया। अब वैल्यू के टर्म्स में दे रखा है तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो कैसे करेंगे भाई। देखो इसका मेरे को 12% चाहिए, इसका 15% चाहिए, और इसका 21%। आपको पता परसेंटेज हटाना हो तो सीधा सीधा हम क्या कर देते हैं भाई, परसेंटेज हटाने के लिए 2 जीरो हटा देते हैं।
इधर भी 2 जीरो एलिमिनेट और इधर भी जो जीरो एलिमिनेट, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो तीनों जगह जीरो है, तो एक जीरो तो मेरी सम करके आएगी आएगी। उसके बाद यूनिट डिजिट क्या है 6688, यूनिट डिजिट से नहीं हो पाएगा। आप कोई और अप्रोच लगाना चाहें, डिजिटल सम की अप्रोच अगर थोड़ा सा दिमाग आपका काम कर रहा है तो लग जाएगी, क्योंकि 3 और 3 से कट रहा है, ये 9 से कट जाएगा, 3 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल फिर 9 से कट जाएगा, ये भी 3 का मल्टीपल और ये भी 3 का मल्टीपल है, फिर 9 से कट जाएगा। तो आप कहेंगे सर 9 से डिविजिबल होगा, तो सम ऑफ डिजिट चेक कर लो 9 से कट रही है नहीं कट रही। 12 और 2 14 नहीं कटेगा 9 से। 16 और 4 18 कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा। 13 और 4 17 नहीं कट रहा। 9 से डिजिटल सम से हमारा आंसर आ गया इसका। डिजिटल सम से क्या, बल्कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमने देख लिया। पर ये देखो चीजें क्लिक जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में करेंगे, हो सकता है जो हम तरीका, जैसे मान लो अगर एक चीज 9 से नहीं कट रही होती इसमें, तो फिर हमें क्या होता, मान लो ये दोनों कट गई तो इनका डिजिटल सम 0 हो गया, बाकी जो नहीं कट रही उसका डिजिटल सम निकालते फिर चेक कर सकते थे। अगर उसमें 2 ऑप्शन का मैच कर जाता तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता। क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी पैरेलल है सी डी के कुछ इस तरीके से कि एक ट्रांसवर्सल पी क्यू ए बी और सी डी को ई और एफ पॉइंट पे काटती है, जी इन दोनों के बीच में पॉइंट है, कुछ इस तरीके से कि बी ई जी 36 है, पी ई बी 54 दे रखा है, जी एफ ई 48। तो हमें बताना है ई जी एफ का मान। तो ये तो क्वाइट सिंपल ही हो गया है काफी। आप देखेंगे यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो ये वाला एंगल निकाल गया तो काम बन जाएगा, क्योंकि फिर इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो अगर मैं इस लाइन को देखूं पूरी को 54 प्लस 36 90, तो ये वाला सम भी 90 होगा, तभी तो सम 180 बनेगा। और अगर ये 90 ये 48, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर एक 90 है तो बाकी दोनों का सम 90 होगा, तो ये वाली वैल्यू 90 माइनस 48 42 हो जाएगी। ठीक, अगला सवाल हमारे पास 27% लोगों ने ठीक किया। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर है, तो हमें बताना है के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे। देखो आपके पास तरीका है कि आप ऑप्शन की मदद ले सकते हैं, कि आप यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है, आप एक वेरिएबल का मान कुछ भी मान सकते हैं, मतलब थीटा का मान कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन थीटा का जो भी मान माने ये देखें कि जब हम फाइनली के की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे तो दोनों वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। मतलब आप थीटा को 45 डिग्री मत रख देना, क्योंकि इन दोनों में और ये दोनों सेम बन जाएंगे, नहीं ये दोनों सेम बन जाएंगे, ये थोड़ा सा अलग होगा हमारा और ये अलग होगा। तो 45 डिग्री पे 2 ऑप्शन हमारे सिमिलर बन रहे हैं। आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट भी हो सकता है। इसके अलावा बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, क्योंकि कोसेक और कोट है तो 0 और 90 भी नहीं रखेंगे, 30 डिग्री रख दोगे तो आपको एक बार की में एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, या फिर 60 डिग्री रखोगे तब भी एक बार की में एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग में से कौन सा बेटर रहेगा, जिसमें ज्यादा रूट वगैरह में आप ना फंसो। 30 डिग्री आई थिंक बेटर रहेगा, क्योंकि 30 डिग्री में कोसेक थीटा 2 हो जाएगा और कोट थीटा मेरे पास √3 हो जाएगा। तो के का मान मिल गया आपको, ठीक है। 30 डिग्री पे बाकी सारी वैल्यूज भी पता है, तो आप सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे के हो गया 2 प्लस √3, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 7 प्लस 4 √3 माइनस 1, और 7 प्लस 4 √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 6 प्लस 4 √3 और 8 प्लस 4 √3, 2 को कॉमन ले लिया 3 प्लस 2 √3, और यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया 4 प्लस 2 √3, यही बचेगा। तो 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा। अब फिर से रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा लंबा हो गया ये वाला तरीका भी, जैसे 4 माइनस 2 √3 है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 माइनस 2 √3, तो ये तो 16 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 इंटू 3 12, तो डिनोमिनेटर में बचेगा मेरे पास 4, ऊपर 4 3 जा 12 माइनस 6 √3 है प्लस 8 √3 है, और मेरे पास यहाँ पे 4 3 जा 12 फिर से नेगेटिव का आ गया। तो ये वाला पार्ट कट गया मेरे पास 12 से 12, ये 2 √3 डिवाइडेड बाय 4, तो √3 डिवाइडेड बाय 2 बचेगा। 30 डिग्री पे √3/2 क्या होता है, cos थीटा होता है, ये तो 1/2 होता है, ये √3/2 होता है, ये मेरे पास 2/√3 होता है और ये √3 होता है ना। तो मेरे को आंसर मिल गया अपना, ये हो गया
वैल्यू पुटिंग मेथड। बेसिक से करना चाहो तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के होता है, उस केस में आपको बता रखा है कि हमारे पास क्या होता है, कोसेक थीटा का मान होता है के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k, और हमारे पास कोट थीटा का मान होता है उस पर्टिकुलर केस में के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2k। अगर आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास नीचे वाले में से ऊपर वाले को कर दो तो के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस 1 का मान आ जाता है कोट थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा। कोट थीटा क्या होता है आपके पास, कोस बाय साइन, और ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास 1 बाय साइन, ये कट जाएगा तो आपके पास बचेगा सीधा कोस थीटा। ये अगर आइडेंटिटी आपको पता है तो फिर तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, वरना वैल्यू पुटिंग से भी सिखा दिया। एग्जाम में कम से कम हमें इतना जरूर आना चाहिए कि चाहे सारे फॉर्मूले याद ना हो लेकिन आंसर निकाल सकें किसी भी तरीके से। ये वाला सवाल तो बहुत ही आसान था, सभी लोगों ने कर लिया। 361 19 हो जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा डिनोमिनेटर में 10 की पावर 4 तो बाहर निकलेगा डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2, और ये फिर से आई 19 आ जाएगा। तो इसे अगर मैं सोल्व करूंगा तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 0.19। वरना एक तरीका ये होता है डायरेक्टली अगर आपको देखना है इस तरीके से करने के लिए तो आप पॉइंट वगैरह सब भूल जाओ। 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का, तो 19 लिखा। पॉइंट के बाद 4 वैल्यू है यहाँ पे, तो रूट से बाहर निकल के बाद पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लगेंगी तो 0.19। ठीक है, अब 961 किसका स्क्वायर होता है 31 का, तो मैंने लिखा 31। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है तो रूट से बाहर निकलने के लिए 1 वैल्यू लगेगी तो माइनस। यहाँ पे 324 किसका स्क्वायर 18 का, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू है तो रूट से बाहर निकलने के बाद पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आएंगी। सम कर दो, अपना आंसर निकाल लो। यूनिट डिजिट से नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। 18 19 20 37 19.37 19.37 में से ये घटाना है हमें 0.1, तो 0.27 और यहां पे 16। दिस विल बी माय आंसर। क्वेश्चन में दे रखा है 9 पेन्स और 4 नोटबुक की कीमत दे रखी है 386। अगर पेन की कीमत डिक्रीज हो जाती है 8 से और नोटबुक की कीमत इंक्रीज हो जाती है 6 से, तो 14 पेन और हमारे पास 2 नोटबुक्स की वैल्यू बन जाती है 264। हमें बताना है कि 5 पेन और 19 नोटबुक्स की ओरिजिनल कीमत कितनी है। कैसे सोल्व करेंगे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इजीली कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है 2n है, यहाँ पे 4n है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 4n बन जाएगा। यहाँ पे 9p और 14p है तो मुश्किल करेगा इन्हें कट करना, तो n को एलिमिनेट कर देते हैं। इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें से इसे घटा देते हैं क्योंकि ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी। हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, आप कहेंगे सर n तो एलिमिनेट हो गया, p में देखो 14 इंटू 2 28 माइनस 9 19p इक्वल्स टू, अब देखो ये तो 264 इंटू में 2 है तो 526 माइनस में ये 386 है। इसके अलावा और क्या क्या है हमारे पास, ये 14 इंटू 228 इंटू में 8 करना पड़ेगा, या 14 इंटू 8 कर लो पहले 112 इंटू 2 224, ये माइनस का इधर जाके प्लस का 224 हो जाएगा, और ये 6 2 जा 12 2 जा 24, ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करेंगे, इन दोनों से तो मेरे को 200 मिल गया, इजी है। ये 526 में से ये वाली वैल्यू घटाऊंगा तो कितना आ गया, 140 आ गया, 528 है सॉरी है, तो 142 आएगा। तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 342। 19 p के बराबर, p का मान कितना हो जाएगा मेरे पास 18, p 18 हो गया, तो 18 9 जा 162, इधर घटा देंगे तो 4 और यहां पे 2 और 2, 4 से काट देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 56। तो यहाँ पे P18 है, ये 56 है, यूनिट डिजिट अलग है हो जाएगा 0 9 6 54, यूनिट डिजिट आएगी 4। चले आगे, अगला सवाल हमारे पास प्रेजेंट कॉस्ट एक शॉपिंग मॉल की इतनी है।
आप इसकी 1 साल के बाद इसकी कीमत बन जाती है इतनी, तो हमें बताना परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, 21, 18, 16 और 19। अब देखो कैसे हम इसे कर सकते हैं, नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताना है। जब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हो ना, तो आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ले लिया करो। जैसे ये 983 946 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 984 784 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ये मेरे पास यहाँ पे ये बीचों बीच है तो 0.5 ले लेना चाहिए, 928.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिफरेंस कितने का हो गया हमारे पास यहाँ पे, मोटा मोटा डिफरेंस आ गया 128 और 16 140 का। तो हमारे पास कितने परसेंट बढ़ गया, 140 डिवाइडेड बाय 784। 2 टाइम्स तो पूरा नहीं जा पाएगा, तो 20 से तो कम ही रहेगा, ठीक है। लगभग 18 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये दिख रहा है 20 वाली वैल्यू कर लेते हैं हम इसकी, तो ये वाली वैल्यू हो जाती है इसका 2 गुना मेरे पास 8 6 और यहाँ पे 1568, ठीक है। और एक जीरो और लगा दो तो 115,680, ठीक है। 100% करना होता तो इंटू 100 लगाते हैं, तो इससे कितना कम है, 14,000 पे जाना है, लगभग इसका 2 गुना 1400 कुछ कम करना पड़ेगा। तो 18% सीम्स मोर अप्रोप्रिएट, तो ये इसका आंसर जाना चाहिए, ठीक है। 19 नहीं हो पाएगा। चलो आगे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, बाकी नियरेस्ट टू एन इंटीजर ही पूछा था ना, वरना तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट से करते हैं। कीर्ति ने एक बिजनेस का स्टार्ट करा 87,000 में, 3 महीने के बाद वैष्णवी ने ज्वाइन किया बिजनेस पार्टनर के तौर पे। 1 साल के बाद प्रॉफिट 29 रेशियो 16 हो गया, तो वैष्णवी का कंट्रीब्यूशन बताना है। तो कीर्ति ने 87,000 लगाए, स्टार्टिंग के लास्ट तक लगाए होंगे तो 12 महीने तक लगा दिए। वैष्णवी ने 20 से स्टार्ट किया, 3 महीने के बाद ज्वाइन किया था, तो 9 महीने तक कैपिटल लगाई, तो ये इनका प्रॉफिट का शेयर हो जाएगा। इनका प्रॉफिट का रेशियो है 29 रेशियो 16, तो वी का मान बताना है। खत्म हो गया क्वेश्चन। 29 से काटूंगा तो ये 3 चला जाएगा, 3 से काटूंगा ये 3 और 3 से काटूंगा तो ये 4, तो आप 16 इंटू 4 64 और 3 जीरो, ये वैष्णवी की कैपिटल रही होगी, ठीक। आगे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, 73% लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। 8 का स्क्वायर 64, ये 8 का क्यूब, तो बचेगा 8 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 5 7, इसमें घटाया 42 6 30, यही है ना। 2 की पावर 5 32, काटूंगा 2 बचेगा 6, नहीं 4 में से 2 घटाया 2 और प्लस 9 11, 38 बाय 11, कुछ गलती कर दी। अच्छा 27 है ना यार, ये 27 प्लस 2 29 आएगा, 38 बाई 29। जब 38 आपका निकल गया था, फिर तो डिवीजन वाला ही था ये सारा का सारा, तो भी आप देख सकते थे कि भाई जो आंसर आएगा मेरा वो 38 न्यूमरेटर में इसी का कोई फैक्टर होगा, अगर आप इतना पोर्शन काट चुके थे, ठीक है। अगर आपको बताओ तो डिनोमिनेटर में एक इंटीजर वैल्यू आएगी और ऊपर 38 है, तो 38 का फैक्टर ही आना था न्यूमरेटर में, जो ऑप्शन 1 में ही था। कहता है मेरे पास 2 पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन जाएगी, अगर 5,2 और k,0 वो पैरेलल होगी उस लाइन के जो पास हो रही है -3, -4 7,1 से, तो हमें k का मान बताना। भाई 2 लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो हम कहते हैं भाई उनका स्लोप क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अगर स्लोप इक्वल है, स्लोप क्या होता है, ये होता है मेरे पास y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, तो ये दोनों में आप इक्वल कर दोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये y2 है और ये y1 है, 0 - 2 -2, k - 5, ये किसके बराबर, 1 - 4 5, 7 - 3 10, ये आ गया 2, ये -4 बनेगा, k - 5 के बराबर, उधर चला जाएगा तो k का मान क्या आ गया, -4 + 5 1, ठीक है। अगला सवाल आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल,
कहता है एक 6 डिजिट का नंबर है, ये आखिरी नहीं है, एक और है इसके बाद, ये 11 से डिविजिबल है, तो कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा? देखो नंबर है M58N92। कोई भी नंबर अगर 11 से डिविजिबल हो तो हम कहते हैं ऑड प्लेसेस पे जितनी डिजिट्स हैं उनका सम और इवन प्लेस पे जितनी डिजिट्स हैं उनका सम। इनका डिफरेंस क्या होता है जी? 11 से डिविजिबल होता है। तो कहां से स्टार्ट करते हैं? हम हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आया 2 + n + 5 दैट इज 7 + n। इसका डिफरेंस लेंगे 9 + 17 + m। ये हमारा डिविजिबल होना चाहिए किससे? 11 से। 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आप देखेंगे n - m और यहां पे बचेगा -10। ये वाला पार्ट मेरा क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। अब आप ये बताओ लॉजिकली कि क्या n - 1 की n - m की कोई ऐसी पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है कि उसमें 10 घटा के हमारा 11 से डिविजिबल बन जाए? तो आप कहेंगे सर अगर 0 बनाना है तो इसे 10 बनाना पड़ेगा। n और m क्या है? डिजिट है। जो डिजिट क्या होती है? 0 to 9 ही जा सकती है ना? तो इनका डिफरेंस कभी भी 10 तो बना नहीं पाएगा, तो हम यहाँ पे कभी भी 0 नहीं ला पाएंगे। ठीक है, इनका जो मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है, कोई भी 2 डिजिट नंबर है उनका मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है? एक वैल्यू को आप 9 रख सकते हो, दूसरी को 0, मैक्सिमम डिफरेंस मेरा 9 हो सकता है। तो 9 - 10 भी करूंगा तो नेगेटिव में आएगा। तो मेरे को पता है ये डिविजिबल बाय 11 तभी होगा जब हमारे पास रिमाइंडर, मतलब ये वाली वैल्यू फाइनली क्या बनेगी? नेगेटिव में जाएगा। तो भाई 11 के डिविजिबल कितनी वैल्यूज होती है? -11 भी होता है, -22 भी होता है। इस तरीके से आप रख सकते हैं। वरना आप ये कह सकते हैं भाई -11 बनाना होगा तो मैं कह सकता हूं n - m को अगर मैं -1 बना लूं तो -1 - 10 ये क्या हो गया? -11, जो कि डिविजिबल हो जाएगा मेरा किससे? 11 से। तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी बनेगी वो बनेगी n - m = -1, या फिर मैं कह सकता हूं m - n = 1। वरना एक काम आप लोगों के लिए और कर सकता हूं मैं। आप और क्या काम कर सकते हैं समझिए। जब भी आपको इस तरीके का कोई वैल्यू मिल जाए ना यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता है यार ये वाला पार्ट 11 से डिविजिबल होना चाहिए तभी मेरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, तो इसमें कोई भी अगर मैं 11 का मल्टीपल ऐड कर दूं तब भी तो मेरा नंबर ये 11 से डिविजिबल रहेगा। अगर मैंने कहा ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, जिनको कंफ्यूजन होती है इस तरीके में वो ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने कहा यार ये डिविजिबल होना चाहिए 11 से, तो अगर इसमें मैं कोई भी नंबर ऐड कर दूं 11 का मल्टीपल तो भी 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये -10 मेरे को कंफ्यूज कर रहा है तो मैं +11 कर देता हूं। अब मैं कह रहा हूं ये नंबर मेरा 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा +1, तो n - m + 1 ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? हमें ये वाली वैल्यू को क्या बनाना पड़ेगा? -1 बनाना पड़ेगा। तो n - m -1 उस तरीके से भी देख सकते हो, किसी भी तरीके से कर लो, आपके सोचने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। कहता है 2 साल का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 14% पर एनम के हिसाब से इतना है, तो आप सम बता दो कितना रहा होगा राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो 2 साल का जो डिफरेंस होता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये हमें पता है ये किसके बराबर होता है? पी r/100 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? वही निकालना है। रेट है 14%, तो 14/100 का होल स्क्वायर और ये वाली वैल्यू आ गई 948। तो राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर चलो निकाल लेंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। 948,000 डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर डेट इज 196। ओहो ऑप्शंस क्लोज हैं काफी, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यार। ये 4 से काट के भी 49 बचेगा, बट स्टिल यू विल हैव टू फिर मल्टीप्लाई 25 से, तो भी मुश्किल ही है। 4 से ये वाला पार्ट चलो 49, ये 0 को नहीं काटते, ये वाला काट लेते हैं, तो मेरे पास 23 और 28 7 ये आ जाएगा। कितना टाइम्स? 5 टाइम्स नहीं जा पाएगा, नहीं 5 टाइम्स चला नहीं जा पाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। तो ये 37 + 4 41 हो गया, 410 हो गया, तो फिर 8 टाइम्स जाएगा। ठीक, तो 8 180 बचेगा। फिर कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा, 483 ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई होप इस क्लास में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा।
क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा रखा गया था मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 1-2 मॉक में अच्छा रहेगा, फिर थोड़ा थोड़ा सा लेवल डाउन भी करेंगे, ठीक। स्टार्टिंग के मॉक में आपको अच्छी हैबिट होनी चाहिए, अच्छे लेवल के मॉक स्टार्टिंग में मिल जाए, बाद में आपको एग्जाम जैसे मिल जाए तो बेस्ट रहता है। बाकी ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, अगर आपको एनटीपीसी वाली लेनी है तो ये बेस्ट रहेगी आपके लिए, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस के लिए आप ये ऑप्ट कर सकते हैं। सीजीएल मेंस को टारगेट कर रहे हैं तो सीजीएल मेंस के लिए ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है और इसमें लाइव टेस्ट कल से स्टार्ट होने हैं। इसके अलावा और भी टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, वरना एक बेस्ट है कि कॉम्बो बैच, अगर आप सीजीएल मेंस को टारगेट कर रहे हैं तो कॉम्बो टेस्ट सीरीज में सारी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड रहती हैं। इससे एक टारगेट ग्रुप भी 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा आपका। और उसके अलावा सीजीए अगर आप ऑफिसर बैच स्टूडेंट हैं, ऑफिसर बैच लेते हैं तो इसके अंदर कॉम्बो टेस्ट सीरीज, सारी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहती है, सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट क्लासेस, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, प्री प्लस में सब कुछ मिलेगा। 2026 के लिए टीयर 1 का टारगेट ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। टीयर 1 प्लस टीयर 2 मतलब प्री प्लस मेंस कंप्लीट टारगेट ग्रुप होता है। और ये सीजीएल 2025 टीयर 2 के लिए भी 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। यू कैन ज्वाइन दीज ग्रुप्स एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाकी अलग मैथ्स का, जीके का, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल है। इफ यू नीड हेल्प इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज। अभी आपसे अलविदा लूंगा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पर अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट से कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।